नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की खबरों की। प्रशांत महासागर पर कब्जे की तैयारी में जुटे चीन को तब झटका लग गया जब प्रशांत महासागर के 10 द्वीपों ने चीन से समझौते से इनकार कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। चीन की नजर न केवल अपने पड़ोसी देश की जमीन पर है बल्कि समंदर पर कब्जे की भी चीन की रणनीति है, लेकिन ये रणनीति अब फेल होती नजर आ रही है। दरअसल प्रशांत महासागर को घेरने के लिए चीन की तरफ से एक नई रणनीति तैयार की गई और 10 द्वीपीय देशों को साधने के लिए इस रणनीति पर काम भी शुरू हो गया। हाल ही में चीन ने इसी नीति के साथ सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा करार कर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की चुनौती बढ़ा दी और इसी रणनीति पर चीन आगे भी काम कर रहा है और 10 देशों के लिए एक करारनामा तैयार किया गया, जिसको लेकर चीन को बड़ी उम्मीदें थी। फिजी चीन के साथ आएगा और चीन का प्रतिनिधिमंडल इस तैयारी में जुट भी गया, लेकिन किसी समझौते पर सहमति बन ही नहीं पाई। चीन ने द्वीपीय देशों के लिए वादे भी किए। चीन की तरफ से कहा गया कि इन देशों को चीन की महत्वाकांक्षाओं से डरने की जरूरत नहीं है। तो चीन की ओर से अक्सर ऐसे हथकंडों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन उसके बाद चीन का हश्र क्या होता है ये पूरी दुनिया के सामने है। और चलिए हम रुख करेंगे अगली खबर का। चीन के सबसे बड़े महानगर शंघाई में लॉकडाउन जल्द खत्म होने वाला है। चीन में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है और इसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। देखिए एक मिनट में ये पूरी खबर। चीनी शहर शंघाई कोविड-19 लॉकडाउन के 2 महीने के बाद धीरे धीरे फिर से खुलने की ओर बढ़ गया है, जबकि राजधानी बीजिंग ने प्रतिबंधों को बनाए रखा। शंघाई का मुख्य लक्ष्य बुधवार से अपना लॉकडाउन खत्म करना है। अधिक लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई। पिछले सप्ताह में अधिक व्यवसायों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि अधिकांश निवासी बड़े पैमाने पर अपने अपार्टमेंट परिसर तक ही सीमित हैं और अधिकांश स्टोर डिलीवरी तक ही सीमित है। शंघाई नगर स्वास्थ्य आयोग के उपनिदेशक की ओर से कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, इकट्ठा न हो, सामाजिक दूरी बनाए रखें। COVID प्रतिबद्धता की ओर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को हिला कर रख दिया है। जारी आंकड़ों में आर्थिक प्रभाव स्पष्ट था, जिसमें दिखाया गया था कि औद्योगिक फर्मों में अप्रैल का मुनाफा सालाना 8.5% गिर गया। 2 साल में सबसे तेज गिरावट देखी गई। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति श्रृंखला अराजकता के कारण कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण लाभ मार्जिन कम हो गया और बाधित हो गया। चीन के सबसे बड़े महानगर शंघाई की अगर बात करें तो यहां पर पिछले कुछ दिनों में देखा गया लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे और ऐसे में चीनी सरकार की ओर से कुछ सख्त कदम उठाए गए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो जल्द ही शंघाई में लॉकडाउन खोला जा सकता है। सरकार की ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इन्हीं का संकेत देते हैं। चलिए रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और करतूत सामने आई। कुलगाम के गोपालपुरा में एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने आम नागरिक को अपना निशाना बनाया। कुलगाम के गोपालपुरा में एक राजपूत महिला को संदिग्ध आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महिला पेशे से शिक्षक थी, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती और पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार को घेरा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य होने के भारत सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि नागरिकों की हत्याओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ता के इस कृत्य की निंदा करने के बजाय बीजेपी मुस्लिम विरोधी खेल खेल रही है। आपको बता दें कि कश्मीर पुलिस ने भी ट्वीट कर बताया कि कुलगाम के गोपालपुरा में आतंकियों ने एक महिला टीचर के ऊपर फायरिंग कर दी। टीचर का नाम रजनी बाल है। वो सांबा जिले की रहने वाली थी और पति का नाम राजकुमार है। उस वक्त वो कुलगाम के चवलगाम में थी और गोपालपुरा में उनकी ड्यूटी चल रही थी। पुलिस ने कहा कि जो भी आतंकी इस जघन्य अपराध में शामिल थे, उनकी जल्द पहचान कर उनका खात्मा कर दिया जाएगा। तो आतंकियों की ये एक और कायराना करतूत सामने आई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से और वहां सेना की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। रुक करेंगे अब अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन रहा। सदन में CM योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं हम आपको 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। इस दौरान बजट सत्र के दौरान CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ।
सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत की बुराई करते हैं, अखिलेश यादव यूपी से बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर यूपी की बुराई करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं किया। सीएम ने अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। सीएम ने कहा कि अगर नेता विपक्ष का भाषण बजट पर होता तो अच्छा होता, लेकिन वो तो सत्र का हिस्सा बनता। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आजादी के समय देश के समान ही थी। 2017 तक देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 1/3 तक गिर गई थी। देश विकास कर रहा था, लेकिन यूपी नहीं। यूपी में क्षमता है। इस बार हमने दोगुना काम करने के लिए बजट को बढ़ाया है। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, हम समाधान पर ध्यान देते हैं, क्योंकि समाधान पर ध्यान देंगे तभी तो समाधान होगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चला, जहां विपक्ष की ओर से कई सवाल पूछे गए, कई आरोप लगाए गए, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित भी बताया। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने सोमवार को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास डाटा एंट्री है कि कैसे हवाला में पैसा लगाया गया, पैसा भेजा गया है। ईडी ने 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने कहा कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास और जल मंत्री हैं। एजेंसी ने पिछले महीने कहा था कि जैन के परिवार और जैन से संबंधित कंपनियों को 4 करोड़ 81 लाख रुपए की मूल्य की संपत्ति को उनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कहा कि बिल्कुल फर्जी केस है। हमारी कट्टर ईमानदार सरकार और कट्टर ईमानदार पार्टी है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जुडिशरी पर हमें यकीन है, भगवान हमारे साथ है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं इस साल। वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी है आम आदमी पार्टी के। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो पूरे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जो गिरफ्तारी भी उनकी हुई है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मूसा में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ देखने को मिली। देखिए ये पूरी खबर। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मूसा में किया गया। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार गांव के शमशान घाट के बजाय उनकी अपनी जमीन पर किया गया। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर में निकाली गई। ट्रैक्टर में उनके पार्थिव शरीर के साथ माता पिता भी मौजूद थे। अंतिम यात्रा के दौरान सिद्धू के पिता बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धू मूसेवाला को लाल रंग की पगड़ी भी पहनाई गई। सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर में हजारों चाहने वालों की भीड़ नजर आई। जहां एक तरफ भीड़ उनके कत्ल करने वालों को कड़ी सजा की मांग करती नजर आई, तो दूसरी तरफ उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी। आखिरी सफर में मौजूद लोगों ने कहा कि मूसेवाला बड़े दिल वाले थे, वो हर व्यक्ति से मिलते थे। आपको बता दें कि मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 27 साल के मूसेवाला कांग्रेस नेता भी थे। पंजाब सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद ये घटना हुई। वहीं हत्या के बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो सिद्धू मूसेवाला की एक दिन पहले जो सुरक्षा है वो वापस ले ली जाती है और उसके बाद अगले ही दिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है, परेशान है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। शिमला के रिज मैदान में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे शिमला के अन्नाडेल मैदान पहुंचेंगे। वहां से पीएम मोदी रिज के लिए रवाना होंगे और करीब 11 बजे रिज मैदान पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर शिमला में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहाड़ों की रानी शिमला को पूरी तरह से सजाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त ऑनलाइन रिलीज करेंगे। यहाँ से पीएम मोदी देश भर के किसानों को संबोधित भी करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों के किसान पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लाइव सुनेंगे।
केंद्र के 8 मंत्रालयों की 16 योजनाओं के तहत देश के हर जिले से चयनित लाभार्थियों से भी पीएम मोदी आधा घंटा वर्चुअल संवाद करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 50,000 हिमाचलियों समेत देश भर के 17 लाख लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश बीजेपी लगातार इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में जुटी थी और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष की तो वो लगातार इस दौरे पर सवाल भी खड़े कर रहा था। रुक करते हैं अगली खबर का। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता ने खबरें अभी तक से बातचीत में कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस दूर दूर तक निकाय चुनाव में नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में बयानबाजी का दौर तेज है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने खबरें अभी तक से बातचीत में कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि निकाय चुनाव से पहले ही कांग्रेस भाग चुकी थी। कांग्रेस दूर दूर तक निकाय चुनाव में नजर नहीं आ रही। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव के ट्वीट को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। पिछली बार राज्यसभा के चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस ने जिताने का काम किया और इस बार भी कांग्रेस ऐसा ही करने जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के नॉमिनेशन को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि वो हुड्डा साहब और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी हैं। खेल शुरू हो गया है, जल्द ही जनता के सामने आएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि 8 साल पुराना केस है और अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। हार की बौखलाहट में ये सारे काम किए जा रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। बदले की भावना से ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। तो इस दौरान सुशील गुप्ता की ओर से बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा गया। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए 3 नामांकन दाखिल किए गए। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन दाखिल कर इस जंग को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए सबसे दिलचस्प जंग हरियाणा में नजर आ रही है। 2 सीटों के लिए 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार तो कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने नामांकन दाखिल किया। इधर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर इस जंग को दिलचस्प बना दिया। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ हरियाणा विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। उधर राज्यसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके पिता विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं कार्तिकेय के मैदान में आने के बाद आज जेजेपी ने भी साफ कर दिया है कि जेजेपी के सभी विधायक कार्तिकेय को समर्थन करेंगे। जेजेपी ने उम्मीद जताई है कि कार्तिकेय अपनी जीत के लिए और भी वोट जुटा लेंगे। आपको बता दें कि कार्तिकेय के मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। अनिल मोर, चंडीगढ़। खबरें अभी तक। कार्तिकेय के मैदान में आने से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, लेकिन देखना यह होगा कि इस मुकाबले में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। 2 सीटें हैं और 3 नाम सामने हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जेजेपी ने समर्थन दिया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने खास बातचीत में इसकी जानकारी दी है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव है और इन चुनाव में जननायक जनता पार्टी के विधायक किसका समर्थन करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला साहब हैं। अजय जी, क्या फैसला लिया है पार्टी ने, विधायक किसको वोट करेंगे? तीसरे उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा जी। हमारे सभी विधायकों ने उन्हें वोट देने का निर्णय किया है। क्या लगता है सर, आप सपोर्ट करेंगे? क्या कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में जाएंगे? किस तरह के समीकरण बनेंगे? आप क्या मानते हैं समीकरणों को? समीकरण तो अब उन पे डिपेंड करता है कि बाकी वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। इंडिपेंडेंट्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो राज्यसभा में जाए। एक नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपकी तरफ से क्या निर्णय किया गया? कुछ कैंडिडेट्स भी आपने डिक्लेयर किए हैं। क्या सिंबल पे चुनाव लड़ेगी जजपा? जजपा सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, सिर्फ जिला के इनके निकाय चुनाव के चेयरमैन का। तो कार्तिकेय को जेजेपी ने अपना समर्थन दिया है और इसी के साथ ही मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने अस्पतालों के कई मुद्दों पर कई तीखे सवाल किए हैं। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट।
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार के ढीले रवैये को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को कोरोना काल में नहीं मिल पाई सरकारी सुविधाएं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को कोरोना का इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 20 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर प्राइवेट अस्पतालों के साथ सरकारी अस्पतालों की तुलना की जाए तो सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज होता है। गुरुग्राम की जनता को जो फ्री इलाज मिलना चाहिए वो हम 5 से 6 सालों में भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम का सबसे बेहतर अस्पताल हो और सबसे अच्छी मशीनरी हो, इसके लिए प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की बिल्डिंग की हालत जर्जर और जान हथेली पर रखकर यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ काम करने आते हैं। अगर प्राइवेट अस्पतालों के साथ तुलना करी जाए तो सिविल अस्पताल के अंदर मोर और लेस फ्री सा चिकित्सा हो जाती है और इस फ्री चिकित्सा से जो गुड़गांव की मैं समझता हूँ अधिकार है मिलना चाहिए यहाँ के सिटीजन्स को, वो पिछले 5-6 साल से हम उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। तो अपनी पार्टी पर राव इंद्रजीत सिंह यहां पर जमकर बरसते नजर आए। रुक करते हैं हम अगली खबर का। अंबाला के नारायणगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कुरुक्षेत्र के मौजूदा सांसद यमुनानगर के विधायक और जिलाध्यक्ष दूसरे नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर आने वाले नगरपालिका चुनावों के बारे में भी चर्चा की गई। अंबाला के नारायणगढ़ में निवर्तमान पार्षद ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम किया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, यमुनानगर के विधायक और अंबाला के जिलाध्यक्ष ने हिस्सा लिया। मौजूदा पार्षद ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बीजेपी हर छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव को बड़ी एकजुटता के साथ लड़ रही है। आने वाले नगरपालिका चुनाव में भी जिसको भी बीजेपी टिकट देगी उस उम्मीदवार को हम मिलकर चुनाव जिताने का काम करेंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। वहीं सांसद नायब सैनी ने आम आदमी पार्टी पर कहा कि आप पार्टी की कुरुक्षेत्र की रैली फ्लॉप हुई और वो सबने देखी है। साथ ही सांसद ने आप पार्टी को कांग्रेस से भी ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चला और इसी के साथ ही जो बयानबाजी की गई काफी ज्यादा तीखी भी नजर आई। रुक करते हैं अगली खबर का। शिमला से पीएम मोदी ने गरीबों के लिए योजना का शुभारंभ किया जिसकी तारीफ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। क्या कुछ उन्होंने कहा दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्र सरकार से 8 साल पूरा होने पर पीएम मोदी के सीधे संवाद के दौरान केंद्र सरकार और मोदी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले देश का नेतृत्व कमजोर रहा जिससे हम विकसित देशों से पिछड़े। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे धार्मिक स्थानों और संस्कृति को कैसे ध्वस्त किया, ये पहले की सरकारों ने उजागर नहीं होने दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के विकास और गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। तो विकसित देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उनसे हम आगे कैसे निकले? क्योंकि हमारे यहाँ बुद्धिमान लोग हैं, उभरती युवा शक्ति है, मौसम अच्छा है, धरा अच्छी है, तो हम पीछे क्यों रहे? इसका एक ही वजह थी कि हमारा नेतृत्व में कहीं न कहीं कमी थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व की सरकारों और नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े किए और मोदी नेतृत्व में भारत को विकसित देशों से आगे ले जाने की बड़ी बात कही। तो बीजेपी को लगभग 8 साल पूरे हो गए हैं इस समय और सरकार की अगर बात की जाए जब से सरकार बीजेपी की बनी है तब से 8 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र में। और वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर एक बड़ा जश्न मनाया जाता है जिसका आयोजन हिमाचल में किया जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो एक अच्छी छाप बीजेपी अपनी ओर से छोड़ती हुई यहाँ पर नजर आई। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के नेता करण दलाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने अपनी चहेती कंपनी को पलवल का कूड़ा कचरा उठाने का जो ठेका दिया था वो भी काम नहीं कर रही है और सरकार मनरेगा में हुए घोटाले के आरोपियों को भी शरण दे रही है। देखिए, पलवल में कांग्रेस नेता करण दलाल ने हरियाणा सरकार को घोटाले की सरकार कहा। पलवल में नगर परिषद की ओर से पिछले 5 साल में एक ही कंपनी को कूड़ा कचरा उठाने का ठेका दिया जा रहा है, लेकिन कंपनी के कर्मचारी ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रहे। शहर के हर मोहल्ले में कूड़े कचरे का ढेर है। नगर परिषद कूड़े कचरे की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह हर साल बहा रहा है। सरकार की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
वहीं सरकार मनरेगा में हुए बड़े घोटाले के अधिकारियों को शरण दे रही है। ये मामला केवल फरीदाबाद और पलवल का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का है। सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और संलिप्त सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला इस देश में हुआ था, आज पलवल नगर परिषद एरिया में भाजपा नेताओं का कचरा घोटाला, ये कचरा खा रहे हैं। कचरे के एवज में जो धन इन्हें मिल रहा है उससे अपना पेट पाल रहे हैं। तो करण दलाल की ओर से यहां पर बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए गए और निशाना भी साधा गया। रुक करेंगे हम अगली खबर का। शिमला में पीएम मोदी के दौरे को कांग्रेस सांसद और हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पीएम के दौरे को निराशाजनक बताया और बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। शिमला में पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पीएम मोदी के दौरे को निराशाजनक बताया। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि ना तो पीएम ने महंगाई की बात की और ना ही सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ कहा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की रैली में किसान बागवान निराश होकर लौटा है। सबको लगा कि पीएम मोदी महंगाई और सेब की इंपोर्ट ड्यूटी पर कुछ तो राहत तक की बात करेंगे, लेकिन सबको उनकी हिस्से की निराशा ही हाथ लगी। एक इतनी बड़ी हस्ती प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आ रहे थे तो लोगों ने ये सोचा था कि अवश्य वो हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ दे के जाएंगे। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, चाहे हमारा किसान है, बागवान है, सभी निराश बैठे हैं। जिस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों ने सोचा था शायद वो महंगाई की बात करेंगे, उसमें राहत दे के जाएंगे, युवाओं को रोजगार प्रदान करके जाएंगे। तो ऐसी कोई बात ही प्रधानमंत्री ने नहीं की। तो कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर निशाना साधा गया और कहा गया कि जो बागवान हैं और किसान हैं वो निराश होकर घर वापस लौटे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। पंचकुला के बहुचर्चित अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल भल्ला के परिजनों को भारी मात्रा में कैश, सोना, हथियार और नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा है। पंचकुला के सेक्टर 2 चौकी में कई घंटे के पूछताछ के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पंचकुला में लाखों की अवैध वसूली के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में पंचकुला पुलिस की एसआईटी ने सेक्टर 2 मार्केट की पार्किंग से एक फॉर्च्यूनर को कब्जे में लिया। फॉर्च्यूनर गाड़ी से करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 2 पिस्टल, लाखों की ज्वेलरी और अफीम बरामद की गई। पुलिस जांच के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी आरोपी अनिल भल्ला की बताई जा रही है। गाड़ी में मौजूद 2 महिला समेत 3 लोगों से पूछताछ चल रही है। वहीं गाड़ी में मौजूद 2 बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की प्लानिंग की जा रही है। अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। सेक्टर 2 पुलिस चौकी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चौकी में बाहर से लेकर अंदर तक 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं अनिल भल्ला के परिजन भी मिलने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने नहीं मिलने दिया और वापस भेज दिया। अब पुलिस अनिल भल्ला और उसके परिजनों के बैंक खाते को खंगालेगी। तो बहुचर्चित अवैध भाई कुल मिलाकर आपने देखा कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट है और वसूली का ये मामला था जिसमें कई किलो सोने की अगर बात करें या फिर तमाम चीज़ों की बात करी जाए तो वो बरामद की गई है। फिलहाल के लिए अब इस बुलेटिन में तमाम खबरों के बारे में आपने जाना। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। अब मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।